नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ तीसरा, हिमालय की बेटियां। लेखक का नाम है नागार्जुन। तो बच्चों, पाठ का नाम हिमालय की बेटियों से क्या पता चलता है कि हिमालय की बेटियां कौन है। तो इस पाठ में हिमालय की बेटियां कौन है? नदियां हैं। यानी नदियों को लेखक ने हिमालय की बेटियां कहा है। यानी सारी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से वो बाल रूप उनका कहाँ होता है? हिमालय में होता है। यानी हिमालय की जो जो हिमालय की चोटियाँ हैं वहाँ से वो बहकर निकलती है। तो आओ बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं इस पाठ में कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। यानी जो लेखक है नागार्जुन जी, उन्होंने अभी तक नदियों को कहाँ से देखा था? दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। यानी जब ये नदियाँ दूर से देखने पर यानी मैदानी भाग में आने पर बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। कैसी प्रतीत होती थी? संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत का अर्थ होता है सभ्य महिला। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। यानी जिस प्रकार लेखक माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद में सोने पर जो आनंद उन्हें मिलता था, वही आनंद नदियों की धारा में डुबकियाँ लगाने से या नदी में स्नान करने से मिलता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अर्थात लेखक जब हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। यानी हिमालय के कंधे पर चढ़ने पर, देखने पर वे और रूप में सामने थी। मैं हैरान था, यानी लेखक हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी जब हिमालय से ये निकलती है तब तो ये पतली होती है, यानी छोटे रूप में होती है, वाल रूप में होती है। लेकिन जब ये समतल मैदान में आती है, यही यमुना नदी, यही सतलज नदी समतल मैदानों में उतर क्या हो जाती है? उतरकर विशाल हो जाती है, फैल जाती है। इनका उछलना और कूदना, यानी जब ये हिमालय से निकलती है तो उछलते हुए और कूदते हुए निकलती है। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यानी लगातार है जब निकलती है तो आवाज़ें आती रहती है कि ऐसा लगता है जैसे कि नदियाँ खिलखिलाकर हंस रही हो। इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। यानी इनकी जो आवाज़ है जो निकलती है बाल रूप से, जब हिमालय से उतरती है तो हंसते हुए, जैसे लगता है कि हंसते हुए, खिलखिलाते हुए निकल रही है। लेकिन जब ये मैदानी भाग में आती है तो यह इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इनका इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। लेखक क्या कहता है? जब भी इतना कौतूहल यानी जिज्ञासा, विस्मय यानी आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर। यानी जब हिमालय से उतरती है तब इतना आश्चर्य होता है जितना कि मेरा ध्यान किसी लड़की पर, यानी कोई छोटी लड़की पर अटक जाता है, तब भी इतना आश्चर्य नहीं होता। कहाँ ये भागी जा रही है? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? लेखक नागार्जुन कहता है कि वह कौन सा लक्ष्य है, ये कहाँ भागी जा रही है, किस लक्ष्य को ये प्राप्त करना चाहती है, किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये बेचैन है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। लेखक कहता है कि जो हिमालय की गोद में से निकलकर ये कहाँ भागी जा रही है, जब हिमालय का विराट प्रेम पाकर भी, यानी इतने विशाल हिमालय को अपना पिता पाकर भी और उनका प्रेम पाकर भी उनके हृदय में नहीं रह सकी, तो वह कौन होगा जो इनके हृदय को तृप्त करेगा, इनकी प्यास को मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाय यानी हिमालय की चोटी का ऊपरी भाग, यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि जो कि बंजर रहती है।
सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज यानी हरी भरी, उपत्यका यानी घाटियाँ, चोटियाँ। ऐसा है इनका लीला निकेतन, लीला निकेतन है लीला करने का घर। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है, यानी उनके पास और कोई जवाब नहीं है शांत रहने के अलावा, मौन रहने के अलावा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं। कौन कौन सी नदी? सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, जिसका दूसरा नाम क्या है कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। यानी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र ये दो नदी ऐसे नाम हैं, इतने बड़ी नदियां हैं कि इसमें सारी छोटी छोटी नदियां मिलकर इनको क्या बना देती है, विशाल बना देती है। सारी हिमालय की छोटी बड़ी सभी नदियां मिलकर इन दोनों को क्या बना देती है, विशाल। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, ये दोनों नदियां स्वयं में कुछ भी नहीं है, ये दोनों नदियां स्वयं में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। लेखक कहते हैं कि ये दोनों नदियां अपने आप में कुछ नहीं है, ये विशाल कैसे बनती है जब छोटी छोटी नदियां हिमालय की पहाड़ियों से निकलकर इनके साथ मिलकर इनको बड़ा बनाती है, और तब जाकर ये दोनों नदियां इनका जल ले जाकर कहाँ डालती है, समुद्र में गिरती है, यानी समुद्र में जाकर मिल जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यानी इन लेखक ने समुद्र को क्या माना है, सौभाग्यशाली माना है, जिसने कि पर्वतराज हिमालय की दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा है, यानी उनको पकड़ने का श्रेय मिला है, यानी अपने आप में उसने दोनों नदियों को मिला लिया है। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा, यानी जिन लोगों ने मैदानी भागों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। यानी जिन्होंने इनको नदियों को मैदानों में देखा, वे ये सोचते होंगे कि ये हिमालय के बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां बनकर कैसे खेलती होंगी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक चाहे हो ना हो, यानी हिमालय से निकलने पर ये नदियाँ छोटे रूप में होती है और कलकल की आवाज़ करती है, आवाज़ करते हुए निकलती है, तो वहाँ के रहने वाले पहाड़ी लोगों के लिए चाहे वह आकर्षक न लगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है। लेखक को वह दृश्य कैसा होता है, लुभावना, अच्छा लगता है। वह रूप ही हिमालय को क्या कहता है, ससुर, और समुद्र को उसका दामाद कहने में लेखक को कोई झिझक नहीं होती। अर्थात लेखक हिमालय को समुद्र का ससुर और समुद्र को हिमालय का दामाद कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करते। आगे, कालिदास के ब्रही यक्ष ने, कालिदास ने अपने मेघदूत से यक्ष और यक्षिणी के प्रेम को दिखाया है और वह बादलों के माध्यम से अपना संदेश भेजते हैं। तो कालिदास के ब्रही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, मेघदूत यानी मेघ यानी बादलों को दूत बनाकर भेजा था कि वेत्रवती वेतवा नदी को, यानी यक्षिणी को, यक्ष का प्रतिदान देते आना, यानी प्रेम देते, प्रेम का संदेश देते आना, यानी
अर्थात बादल जब वहाँ से वेत्रवती नदी से ऊपर से निकले तो वहाँ बरसते हुए जाना या बरसते हुए आना। तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर, यानी बादलों का पानी पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, यानी आप यदि वहाँ वर्षा करते हुए जाओगे तो वह अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को नदियों का सचेतन रूप पसंद था। यानी कवि ने, महाकवि को यानी कालिदास को नदियों का कौन सा रूप पसंद था? सचेतन मानवीय रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में, यानी दोनों जगह अलग अलग जुदा शक्लों में देखता है तो वह इसी नतीजे पर पहुंचता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। लेखक कहता है कि काका कालेलकर इन नदियों को माता कहने से पहले किस रूप में देखना चाहते हैं? बेटियों के रूप में देखना चाहते हैं। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें, यानी प्रेमिका की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, और वह धागा कौन सा है? बहन का। बहन का स्थान कितने ही कवियों ने इन नदियों को दिया है, यानी बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने नदियों को क्या कहा है? बहन कहा है। जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने ही कवियों ने नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, यानी लेखक नागार्जुन की भी एक दिन ऐसी ही इच्छा हुई थी, भावना हुई थी कि थोरलिंग यानी तिब्बत की एक जगह है, वहाँ की बात है कि मन उचट गया था, यानी मन उड़ा सा हो रहा था, तबीयत ढीली थी, तबीयत खराब थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया, यानी सतलज नदी के किनारे जाकर लेखक बैठ गया। दोपहर का समय था। नागार्जुन जी ने नदी में, सतलज नदी में पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने, यानी बहते हुए जल ने उनके शरीर के अंदर क्या डाल दिया? असर डाल दिया, हलचल पैदा कर दी, जिससे तन और मन उनका ताज़ा हो गया। और तभी वह एक गीत गुनगुनाने लगते हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। लेखक नागार्जुन सतलज नदी को क्या मान रहे हैं? बहन मान रहे हैं कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। यानी मन क्या है? मुदित हो गया, और खुमारी यानी नशा उतर गया। मुदित यानी खुश, मन खुश हो गया और नशा उतर गया। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, यानी कवि है, जो लेखक है, जब नदी में पैर डालते हैं, डालने से उनका मन तरोताज़ा हो जाता है, और वह कहते हैं कि मेरा मन खुश हो गया और जो नशा था शरीर पर वो उतर गया, यानी जो थकावट थी वो उतर गई सतलज नदी में अपने पैर डालने से। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, और मैं तुम पर अपना क्या कर सकता हूँ? कुर्बान हो सकता हूँ, मैं तुम पर न्योछावर हो सकता हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, तुम बेटी हो और तुम्हारा बाप कौन है? हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और हिमालय क्या है? चुपचाप है और चिंतित है। किसके लिए? अपनी बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियों के लिए पिता हमेशा क्या रहता है? चिंतित रहता है। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, यानी प्रकृति नदी के चित्रित पट पर आपकी क्या है? नदियों की क्या है? सतलज नदी की क्या अद्भुत छाप है। और किसकी छाप है? हिमालय की। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, और वह सतलज नदी की जय जय बोलते हैं, गुणगान करते हैं। इस प्रकार लेखक ने हिमालय तथा नदियों का इसमें क्या किया? इस पाठ में मानवीकरण किया है। हिमालय को नदियों का पिता माना है और नदियों को हिमालय की बेटियां। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों, इस पाठ आपको अच्छा लगा होगा यह पाठ, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।